वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। मैं हूँ सी सुदर्शन भंडारी और आज हम बात करने वाले हैं गैंसॉल इंजीनियरिंग के बारे में। इस वीडियो में हम करेंगे पूरी इस कंपनी का एनालिसिस, इसके फंडामेंटल्स को समझेंगे, इसके प्रमोटर्स को समझेंगे, मैनेजमेंट को समझेंगे, बिजनेस को जानेंगे, फिनेंशियल्स क्या है और रिस्क और क्या यहाँ पे अपने को रेड फ्लैग्स है इस कंपनी के अंदर, बिकॉज इट्स अ स्मॉल माइक्रो कैप कंपनी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करने वाले। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अभी तक अगर आपने हमारा ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम पे, तो प्लीज़ आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू ज्वाइन कर लीजिए। तो जेंसॉल इंजीनियरिंग बेसिकली एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जिसके मल्टीपल बिजनेसेस हैं। तो अगर अपन सबसे पहले बात करें तो कंपनी के कुछ बिजनेसेस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस है वो है ईपीसी का। अभी इसमें क्या होता है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, सोलर बेसिकली इंजीनियरिंग कंपनी है। अब ये काम क्या करती है, तो देखिए आप एक बात समझिए, अगर आपको याद होता तो होगा कि हम लोग ने एसडब्ल्यू सोलर का एनालिसिस किया था थोड़े टाइम पहले। ठीक है, लगभग साल भर हो गया। तो स्टर्लिंग एंड विल्सन जैसा ही काम ये कंपनी करती है। स्टर्लिंग एंड विल्सन और जेंसॉल इंजीनियरिंग काम क्या करता है, एक वैल्यू चेन के और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये गवर्नमेंट की एंटिटी है ऐसी सीआई, जो सारे सोलर पावर के प्रोजेक्ट निकालती है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली डिस्कॉम्स है, जो डिस्कॉम्स इनको पावर कंपनी, जैसे ये मान लीजिए ये अडानी है। ठीक है, ये अडानी ग्रीन हो गया। अब ये पहले इनको प्रोजेक्ट देती है कि आप ये प्रोजेक्ट बनाइए, देन ये कंपनीज क्या करती है, डिस्कॉम्स को बेचती है। ठीक है, अब क्या होता है कि अडानी ग्रीन का मेन बिजनेस क्या है, अडानी ग्रीन का मेन बिजनेस है पावर बना के बेचना। ठीक है, बट अडानी ग्रीन को इस बिजनेस में आने के लिए एक क्या करना पड़ेगा, वो पावर प्लांट खड़ा करना पड़ेगा। पावर प्लांट यानी जो आप फोटो के पीछे देख रहे हैं, सिंपल पावर प्लांट, रिन्यूएबल एनर्जी का पावर प्लांट हो गया, या फिर आप कोई भी पावर प्लांट बोल ले। जेंसॉल के केस में वो सोलर पावर प्लांट्स लगाते हैं। ठीक है, तो अडानी को वो सोलर प्लांट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा चेन्नई में और राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र गुजरात साइड अडानी के, टाटा के बहुत सारे सोलर पावर प्लांट्स हैं। अब वो सोलर पावर प्लांट्स बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सोलर पैनल। ठीक है, फिर इसके कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, फिर इसके यहाँ पे ज़मीन होती है, फिर इसका कुछ सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कुछ यहाँ पे आपको बेसिकली अदर चीज़ें भी बनानी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि लाइन्स वगैरह और वो सब कनेक्शंस वगैरह। ठीक है, तो बेसिकली एक सोलर पावर प्लांट बनाने का काम ये करती है जेंसॉल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, जो कि मोस्टली इट्स अ काइंड ऑफ अ इंफ्रा बिजनेस। ठीक है, इंफ्रा और कैपेक्स जो एलएनटी करता है, वो ये काम ये जेंसॉल इंजीनियरिंग भी करता है। ठीक है, तो एलएनटी तो बेसिकली सभी तरह के प्रोजेक्ट्स लेता है, वो मेट्रो के भी लेता है, वो पावर कंपनीज के भी लेता है, वो कोल के भी लेता है, वो रेलवेज के भी लेता है। जेंसॉल इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज के प्रोजेक्ट लेता है। ये इनका मेन बिजनेस है, जो इनने 2012 में स्टार्ट किया था। ठीक है, ये अपने आप को इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कमीशनिंग सर्विसेज बताते हैं, जो कि अक्रॉस सोलर वैल्यू चेन है। अभी अगर अपन इनके की क्लाइंटल्स देखें तो की क्लाइंट्स हैं इनके एस्ट्राल, एसआरएफ, श्री सीमेंट, रिन्यू पावर, अडानी ग्रुप, ग्रीनको, टाटा पावर, बीपीसीएल, सॉफ्ट बैंक एनर्जी, शाहपुर जी, एसबीआई, एडलवाइसेस। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे कि भाई एडलवाइसेस और एसबीआई यहाँ पे क्या कर रहा है, या फिर एसआरएफ क्या कर रहा है। मान लीजिए एसबीआई की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें उनको अपने रूफ टॉप पे एक सोलर पावर प्लांट लगाना है ताकि पूरे ऑफिस को इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। तो ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली इन हाउस जब आप सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो आप सीधा एक एंटिटी को कांटेक्ट करते हैं, आप हमारे यहाँ पे पावर प्लांट लगा दीजिए। ठीक है, आप हमारी बिल्डिंग पे पावर प्लांट लगा दीजिए, रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगा दीजिए, और हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, वो हम कंज्यूम करेंगे। सो दैट इज वेयर एसबीआई और एडलवाइसेस काइंड ऑफ कंपनीज आर कमिंग। बीपीसीएल, एसआरएफ, अस्ट्राल जैसी कंपनियां यहाँ पे क्या कर रही हैं, इनके क्लाइंट्स में उनके जो खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, वहाँ पे जब आपको इन हाउस प्लांट लगाना होता है तो ये जेंसॉल या फिर एसडब्ल्यू सोलर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकती है। अभी तक इन लोग ने कितने बेसिकली क्लाइंट्स को हैंडल किया है, तो 150 प्लस क्लाइंट्स है। और इनका जो ओवरऑल प्रोजेक्ट जो इनने अभी तक हैंडल किया है, वो 33,000 प्लस मेगावाट टेक्निकल एक्सपर्टाइज दे दी है। ठीक है, सो अगर आप देखोगे तो ओवरऑल अपन इसको और भी समझेंगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ये कंपनी किनने बनाई है, तो ये प्रमोटर्स है कंपनी के, पुनीत सिंह जग्गी और अनमोल सिंह जग्गी।
The most important part is that कि these both people are very well educated and have a rich experience. So अगर आप देखोगे इनको लगभग लगभग 10 से 15 साल का इस बिजनेस के अंदर एक्सपीरियंस है. एंड इंपॉर्टेंटली यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ कि ब्लू स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी करके एक स्टार्टअप है जो कि बेसिकली ईवी टैक्सी कैब्स की सर्विस प्रोवाइड करता है दिल्ली और अदर रीजन्स में. ठीक है, अभी जयपुर में भी आ गया है. तो ब्लू स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी करके इनका एक और बिजनेस है. अच्छा, अपन रिलेटेड पार्टी और एक प्रमोटर्स के अदर वेंचर्स के बारे में बाद में बात करेंगे, बट जस्ट इट्स अ वेरी वेरी रिलेटेड टू दिस कंपनी, मैंने यहाँ पे बताया है. तो द गुड पॉइंट अबाउट द प्रमोटर्स एंड द मैनेजमेंट इज दैट दे आर वेरी वेल एजुकेटेड एंड दैट दे आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे प्रमोटर्स पे इतना क्यों फोकस कर रहा हूँ, मैं आपको एक और चीज़ बोलता हूँ. कभी भी माइक्रो कैप कंपनी या स्मॉल कैप कंपनी होती है ना, वहाँ पे प्रमोटर और कंपनी में कोई खास डिफरेंस नहीं होता. अगर प्रमोटर अच्छा है तो कंपनी अच्छी होगी, अगर कंपनी अच्छी तो प्रमोटर अच्छा होगा. ठीक है, तो इट्स नथिंग बट अ वेरी वेरी सिमिलर थिंग. ठीक है, अगर आप कभी भी कोई स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी में पैसा लगाते हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि आपका प्रमोटर अच्छा होना चाहिए. अच्छा होने का मतलब उसके एथिक्स भी अच्छे होने चाहिए और उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस और उसका उस बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे, एनालाइज करेंगे. अभी अपन ने एजुकेशन और एक्सपीरियंस पे बात कर ली है. ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये बाकी जो कंपनी के एमपीज है तो वो भी काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पे एक एक्सपीरियंस है. ठीक है, तो प्रणय मुंड्रा है और यहाँ पे अली जो है जो इनकी सीईओ हैं. देन देयर इज़ अ राजेश परमार एंड देयर इज़ अ जबीर आगा जो कि यहाँ पे कंपनी के सीएफओ है. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, एक और चीज़ क्या होता है कि आप जब भी कंपनी के अंदर आप आते हैं तो बेसिकली आप ये देखिए कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है. ठीक है, फिर उसके बाद आप ये देखिए कि उनके मैनेजमेंट में कौन कौन है. ठीक है, तो ये मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है. अच्छा, अब अगर अपन समझें तो अपन ने एक कंपनी की तो बात कर ली थी, ये 350 मेगावाट का इनका ओवरऑल बिजनेस रहा है. अच्छा, 350 मेगावाट जो एक होता है ना सोलर ईपीसी का बिजनेस, ये बहुत छोटा होता है. मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ ये कितना छोटा है. 350 मेगावाट बेसिकली नथिंग बट अ 0.35 गीगावाट. ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो अडानी का करीबन जो बिजनेस है वो 22-25 गीगावाट का है. ठीक है, उसके अगर अगर आप देखोगे तो ये जो बिजनेस है जो इनने अभी तक काम करके दिया है अडानी को, वो बहुत छोटा है. ठीक है, तो ये अभी तक इनकी जो ईपीसी सर्विसेज है जो इनने अभी तक करी है वो बहुत कम है. तो इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल कंपनी. ठीक है, और अगर आप देखोगे तो एसडब्ल्यू सोलर का भी जो मार्केट शेयर है सोलर ईपीसी के अंदर या फिर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, एनर्जी के अंदर, वो करीबन 18% के आसपास आता है. एंड दे आर वेरी लीडर और उनका उनसे बड़ा जो नेक्स्ट प्लेयर है वो शायद इनका 1/3 है. ठीक है, तो इनका लेस देन 1% मार्केट शेयर है. दो यहाँ पे कंपनी ने एक एक इंटरव्यू के थ्रू बोला है कि दे आर प्लानिंग टू कैच 1% ऑफ द मार्केट शेयर. ठीक है, अगर ये 1% ऑफ द मार्केट कैप्चर कर लेते हैं तो जो अपॉर्चुनिटी साइज होगा वो करीबन करीबन 600 करोड़ रुपए का होगा. तो बेसिकली $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आने वाला है लगभग 2030 तक सोलर ईपीसी के लिए. ठीक है, अगर इसका 1% भी इनको मिल जाता है तो वो करीबन करीबन 600 करोड़ का यहाँ पे बिजनेस होता है इनके लिए. सो इट्स अ बिग बिजनेस फॉर देम. ठीक है, 600 करोड़ इनके लिए काफ़ी बड़ा होता है. ठीक है, अभी अगर अपन बात करें इनका दूसरे बिजनेस के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ईवी लीजिंग एंड ईवी लीजिंग का बिजनेस है. अब ये क्या काम करती है, बेसिकली ये कार्स खरीदती हैं. ठीक है, दे बाय द कार एंड देन दे लीज इट टू द ब्लू स्मार्ट. अच्छा, ब्लू स्मार्ट बेसिकली जो एक ओला उबर जैसी ही कंपनी है, जो उसमें एक फ़र्क ये है कि ब्लू स्मार्ट केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलाती है एज अ टैक्सी. ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो ब्लू स्मार्ट वाली एंटिटी है ये भी उन्हीं दो प्रमोटर्स की है जिनकी मैंने अभी बात करी. सो इट्स अ वेरी ह्यूज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. ठीक है, अब ज़्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और या फिर डिपेंडेंस भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकता है. अब इसमें क्या हो सकता है कि वो जो आपने ईवी की डील लीज की डील करी है, अगर वो सही वैल्यूएशन पे नहीं करी है, सही रेंटल पे नहीं करी है, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है. अभी मान लीजिए ब्लू स्मार्ट बेसिकली इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी. ठीक है, ओला एंड उबर आर ऑल्सो लॉस मेकिंग कंपनी. तो देर इज नो डाउट दैट कि ब्लू स्मार्ट लॉस मेकिंग नहीं है. अब मान लीजिए ब्लू स्मार्ट को कोई प्रॉब्लम होता है, फंडिंग नहीं मिलता है, कुछ भी होता है, तो वो क्या बोलेगा कि जेंसॉल आप एक काम कीजिए, आप हमें सर्विस देते रहिए.
ठीक है, आप बिल भी बनाते रहिए, बट हम आपको कैश में अभी नहीं दे पाएंगे, आप हमारी क्रेडिट लाइन बढ़ा दीजिए। ठीक है, मैं जस्ट समझा रहा हूँ कि आप किस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए, ताकि आप समझे कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, अभी ईवी का बिजनेस तो कर रहे हैं लीजिंग का, बट वो पैसा आ रहा है क्या? अपन बैलेंस शीट एनालिसिस में देखेंगे कि इनका डेटर और ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस भी काफ़ी बढ़ गया है। सो इट्स ए इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। ठीक है, तो ये इनका बिजनेस है जो अभी इनने रिसेंटली स्टार्ट किया था। ठीक है, अभी इसके अंदर जो मार्जिन होता है वो लगभग 15% के आसपास होता है, जो कंपनी यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनको 100 करोड़ का टैक्स सेविंग होता है। नेट कैश फ्लोज जो है इस बिजनेस के अंदर करीबन यहाँ पे जो नेक्स्ट 3 ईयर्स में यहाँ पे 70 करोड़ के आसपास के एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, अब एक इन्होंने नई टेरिटरी के अंदर घुसना स्टार्ट किया है, वो है ईवी मैन्युफैक्चरिंग। इसके बारे में अपन सबसे ज़्यादा डिटेल में भी बात करने वाले हैं। अब ये बेसिकली कुछ नहीं है, पैसेंजर व्हीकल्स और फ्लीट और कार्गो व्हीकल्स बनाने का काम करेंगे ईवी बेस्ड। ठीक है, अब यहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट लाइन है वो भी अपन समझेंगे, तो इसके तरह आगे चलते। अब यहाँ पे अगर अपन ईपीसी बिजनेस की बात करें, 225 प्रोजेक्ट्स इनने काम किया, 140 प्लस इनके क्लाइंट्स है। तो आप यहाँ पे इनके क्लाइंटल भी देख सकते हैं, जीएमआर, अडानी, श्री सीमेंट, अस्ट्राल पाइप जैसे लोग हैं। ठीक है, अब ये ग्राउंड, रूफ और सुपर स्ट्रक्चर, तो ये मैंने आपको मोटा मोटी समझा ही दिया है, देखिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इस तरीके के बिजनेस है जो इन लोग ने स्टार्ट किए हैं। अभी अगर अपन देखें जो लीजिंग बिजनेस है, 700 कार्स एज ऑफ जून 2022 थी, जो आज से साल भर पहले शायद 100-150 कार्स हुआ करती थी। एक्सपेक्टेड है 3000 कार्स ये लोग लीज पे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन एक चीज़ समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होगा आने वाले समय में। अगर आप देखोगे तो अभी जो ब्लू स्मार्ट की मोस्टली व्हीकल्स है, मोस्टली अभी जो लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनीज के हैं, टाटा, मारुति। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, मारुति का नहीं होगा बिकॉज टाटा ही है जो ईवी के अंदर है। जो टाटा नेक्सॉन है, इनका जो मेन कार है वो टाटा नेक्सॉन की देते हैं ये। अब क्या होगा, जैसे इनका वो ईवी मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस चल जाएगा, इनका जो ब्रांड एक्स है उसकी गाड़ियां बनने लग जाएगी, तो वो वाला जो व्हीकल है जो इनका खुद का बनाया हुआ है, वो ये ब्लू स्मार्ट को लीज पे देंगे। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ थिंग, यू शुड अंडरस्टैंड। बेसिकली इसको बोलते हैं, आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन बोल सकते हो। ठीक है, और इसके लिए अभी जो इनको पूरे बिजनेस के लिए 267 करोड़ का लोन भी सैंक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये इनका मेन बिजनेस है, जो अभी एक काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे एक बिजनेस है। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम है कि आपको ऑब्वियसली लोन लेना पड़ेगा। लोन और आपके जो कैपिटल है वो आपकी ब्लॉक हो रही है, और लोन भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली ब्लू स्मार्ट का इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इसका जो बिजनेस मॉडल है वो एसेट लाइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जेंसॉल इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा ग्रुप है। ठीक है, जेंसॉल इंजीनियरिंग अपने आप में एक ग्रुप है, बट जेंसॉल इंजीनियरिंग के अलावा भी जेंसॉल ग्रुप की इन्हीं प्रमोटर्स की और भी बहुत सारी कंपनीज है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट कंपनी जो मुझे बताना इंपॉर्टेंट लगा, एक है जेंसॉल कंसल्टेंट्स लिमिटेड करके, प्राइवेट लिमिटेड करके। वो बिजनेस क्या करते हैं वो अपन समझेंगे। बेसिकली वो क्या करते हैं, सोलर और ये जो एनर्जी रिलेटेड एडवाइजरी होती है, कार्बन क्रेडिट का बिजनेस होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज होती है, वो सब काम करती है। बट ओवरऑल व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट कि जेंसॉल मल्टीपल बिजनेस में काम करता है। तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली इनका एक सोलर एडवाइजरी का बिजनेस है, सोलर ईपीसी का है, फिर सोलर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। अच्छा, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस क्या होता है, बेसिकली ये अभी कंपनी इन लोग ने खुद ने खरीद ली है, जेंसॉल इंजीनियरिंग ने। जब आपने प्लांट लगा लिया, अब उसका मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, उसे ऑपरेट भी करना पड़ता है। ठीक है, तो उसका बिजनेस भी ये लोग करते हैं। और जो न्यू बिजनेस है, सोलर ई कॉमर्स, मॉनिटरिंग, एनालिसिस, एनर्जी स्टोरेज, कार्बन क्रेडिट वगैरह, वो सारा बिजनेस भी है। व्हाट आई वांट टू टेल यू अगेन इज दैट कि इनका जो बिजनेस है वो हाईली रिलेटेड है विद देयर अनलिस्टेड कंपनीज विच इज ओन्ड बाय प्रमोटर। ठीक है, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। ठीक है, और कल को ब्लू स्मार्ट भी कोई अदर टेरिटरी में जाता है, तो वहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो सारे जो बिजनेस है इंटर रिलेटेड है। अब इसमें क्या होता है, जब भी आप इंटर रिलेटेड बिजनेस होते हैं ना, तो क्या होता है, किसी में एक बिजनेस में प्रॉब्लम हुई तो वो उसको इधर लोन दे देगा, एडवांस दे देगा। ठीक है, उस तरीके से आईसीडी एनसीडी करके हाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होने के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो जाती है। अच्छा, मान लीजिए अभी ये एक कंपनी है ब्लू स्मार्ट। ठीक है, प्रमोटर का भी ध्यान ज़्यादा है, क्योंकि घूम फिर के दो प्रमोटर्स है, दो ही बंदे हैं जो मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने सारा ध्यान ब्लू स्मार्ट पे दे दिया तो उनका ध्यान जेंसॉल पे कम चला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये एक बिजनेस है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, सोलर एडवाइजरी का, लेट से। वो क्या करेंगे, इसको तरह तरीके से जेंसॉल या फिर ब्लू स्मार्ट के थ्रू तरह तरीके से यहाँ पे इसको बेसिकली बोलते हैं ना, सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट और अदर टाइप्स ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाय वे ऑफ लोन, एडवांसेज, एक्सटेंडेड क्रेडिट लाइन, डिस्काउंट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क वी शुड नो। ठीक है, देन अगर अपन देखें तो अभी इनने जेंसॉल ईवी मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, ये ईवी मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी भी इन लोग ने आपस की एक एंटिटी से एक्वायर किया था,
ठीक है। अभी यहाँ पे अगर अपन देखें तो इम्पोर्टेंटली यहाँ पे ये जो कंपनी ईवी मैन्युफैक्चरिंग वाली जून 2022 में इसको एक्वायर किया था, ये आगे जाके एक यूएस की स्टार्टअप कंपनी उससे कुछ ट्रेडमार्क्स वगैरह खरीदने वाली है। और इनने रिसेंटली एक यूएस की एक स्टार्टअप है जिसके जो ईवी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है उसमें भी इनने पैसा लगाया है। ठीक है। और अगर अपन देखें तो इनका मेन प्रोडक्ट क्या है, अब अपन उस पर बात करते हैं कि इनका जो मेन प्रोडक्ट है ईवी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वो ये है कि ये लेस देन 6 लाख रुपीज़ ऑफ द वैल्यू ऑफ द जो सेगमेंट है उसको टैप करना चाहते हैं। आज आप देखोगे तो कोई भी मिनिमम ईवी 10 से 12 लाख रुपए की पड़ती है, इनका टारगेट है 6 लाख से कम की ईवी बनाने का। ठीक है। सो दैट्स बेसिकली दिस इज देयर कोर प्रोडक्ट एंड कोर इनका जो एडवांटेज है वो ये है। ठीक है। जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इनका एक एक मैनेजमेंट गाय भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो अभी अगर आप देखोगे जो प्रतीक गुप्ता है इसके सीईओ हैं ईवी मैन्युफैक्चरिंग के, उनको 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है रेंजिंग फ्रॉम द स्पेस कम्युनिकेशन टू द सोलर पावर। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। बट अभी आप एक और चीज़ सोचिए कि यहाँ पे बीसीसीआई और नासा की बात लिखी हुई है विच इज़ काफ़ी ज़्यादा अनरिलेटेड बिजनेस हो जाता है सोलर मैन्युफैक्चरिंग से। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो अपने को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, ये उनका ईवी मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लान है एट ग्लैंस अपन देख लेते हैं। एक तो ये 3 व्हीलर पर्सनल कार्गो मोबिलिटी व्हीकल्स बनाना चाहते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको सही बात समझाऊं तो नैनो का ईवी वर्जन बनाने का इनका प्लान है। ठीक है। और नैनो जो बेसिकली 2-2.5 लाख रुपए की आती थी, अगर आप उसका ईवी वर्जन बनाने जाएंगे तो लगभग 6 लाख रुपए की पड़ेगी। ठीक है। काइंड ऑफ दैट इज देयर सेगमेंट। अभी इनने पुणे में एक लीज पे लैंड लिया है जिस पे ये लोग काम करेंगे। 1200 यूनिट्स पर मंथ बनाने का प्लान है, यानी 6,000 सॉरी जो इसका 1200 यूनिट्स पर मंथ बनाने का प्लान है। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो इसका जो कमिश्निंग है, आई थिंक जो प्रोडक्शन है वो सितंबर 2000 अक्टूबर 2022 के आसपास इसका स्टार्ट होगा और डिलीवरीज बेसिकली जैन 2023 तक चलेंगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो इनके बिजनेस में हो रही है। अभी अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मेरे को आपको वापस बतानी है, तो जैसे कि ये एक पूरा सेगमेंट बताया हमने कि अफोर्डेबल भी होना चाहिए और कंफर्ट भी होना चाहिए। कुछ अदर कंपनीज हैं जो यूएस बेस्ड है, आउट ऑफ इंडिया बेस्ड है, जो इस सेगमेंट में काम कर रही है। मोस्टली अभी भी इनकी इंडिया में एंट्री या तो है नहीं या फिर है तो बहुत कम है। ठीक है। तो ईवी मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा स्पेस है जो ये लोग टैप करना चाहते हैं। अब इसके कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में भी अपन बात करेंगे। बट अगर अपन देखिए तो बाकी जो है, अगर आप देखते हो कि अगर आपको सस्ता चाहिए मॉडल तो आपको बेसिकली 2 व्हीलर पे जाना पड़ता है, इसलिए ये बोल रही है हम 4 व्हीलर वाले इस सेगमेंट को टैप करेंगे। देन अगर अपन समझें तो ओवरऑल आप सभी को पता होगा इंडिया में ईवी का ग्रोथ तो आने ही वाला है। इसका पेनिट्रेशन लो है, इसकी ग्रोथ हाई रहने वाली है। ठीक है। इंडिया में आज भी अगर अपन देखें तो बेसिकली पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर और कार्गो ईवीज के अंदर दोनों में ही 1% से कम का पेनिट्रेशन, मतलब केवल 1% गाड़ियां ही इंडिया के अंदर ईवीज है। अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ ड्राइवर्स क्या क्या है, फेवरेबल टीसीओ, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। जनरली क्या होता है जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारा पैसा लगता है, तरह तरह का पैसा लगता है। एक तो कॉस्ट ऑफ कार ऑब्वियसली, देन इंश्योरेंस, देन टैक्सेस। ठीक है। देन उसको ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट हो गया, फिर सर्विस हो गया, रिप्लेसमेंट ऑफ द स्पेयर पार्ट्स हो गया। ये सब चीज़ें मिला के अगर आप उसको ऐड करते हो तो उसको बोलते हैं टीसीओ। तो बोला गया है, माना जाता है कि जो इसका टीसीओ होगा वो लेस होगा। ठीक है। इसके पीछे रीजन भी है, ऑब्वियसली आपका जो रनिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। ठीक है। आज की तारीख में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा ईवी में एक प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि बेसिकली उसका कॉस्ट हाई है। ठीक है। अगर मेरा गाड़ी ज़्यादा नहीं चल रहा है तो आई वुड नॉट गोइंग टू प्रेफर ईवी। ठीक है। तो इस तरीके से अभी ये सेगमेंट अभी भी अनटैप्ड है। डेफिनेटली इनने अपॉर्चुनिटी एकदम सही संभाली है। ठीक है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी पुश तो है ही। ठीक है। तरह तरह की पीएलआई स्कीम्स और तरह तरह के इंसेंटिव्स है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी काफ़ी दिया। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्रोथ है जिसमें टाटा पावर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एंड एडवांसमेंट के लिए तो ऑब्वियसली वी हैव रिलायंस, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। देन देयर इज अ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ईवी के लिए जो लोन देते हैं व्हीकल फाइनेंसिंग के अंदर, उसको पीएलएस प्रायोरिटी सेक्टर पीएसएल नॉर्म्स के उसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है। सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड नो। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें भी हैं बट उसमें अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मार्केट अपॉर्चुनिटी साइज इनने काफ़ी ज़्यादा बताया। सो ओवरऑल क्या है, बाय FY30 दे आर थिंकिंग कि लगभग लगभग 9 लाख यूनिट्स पर एनम का हमारा मार्केट साइज होगा।
ठीक है। तो जस्ट अ काइंड ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी दे हैव बीन प्लानिंग। तो उसको यहाँ पे इनने और ज़्यादा डिटेल में बताया है, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट मच डिटेल बिकॉज उसके कारण अपने को फालतू वो डिटेलिंग अभी इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद ये ग्रोथ का चार्ट है जो आप सभी को पता है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो ग्रोथ रहने वाली है आने वाले समय में ईवी के अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर 2021 से 2022 को भी अगर आप देखोगे तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है, ठीक है। अच्छा, फ्लीट ऑपरेटर्स का भी अडॉप्शन है। अच्छा, फ्लीट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली ओला, उबर या फिर ब्लू स्मार्ट जैसे लोग, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत जगह मैंडेटरी नॉर्म्स भी आने लग गए हैं। महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली अभी मैंडेटरी नॉर्म आ गया है, जहाँ पे बोला गया है, महाराष्ट्र और दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला कि 30% ऑफ देयर जो व्हीकल फ्लीट है वो ईवी हो जाना चाहिए बाय FY 2025, ठीक है। और कंपनी मानती है कि 50 to 70% बाय FY 2030 मोस्टली जो कैब एग्रीगेटर्स हैं उनका जो पूरा फ्लीट होगा, व्हीकल होगा, वो सारे ईवी हो जाएंगे। सो देयर इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल देयर ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ईवी टैक्सी फ्लीट सेल्स की यहाँ पे ग्रोथ बताई गई है। 4 व्हीलर जो पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं तो उसके अंदर काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो CAGR ग्रोथ लगभग लगभग 112% की आती है। देन यहाँ पे जो मास अडॉप्शन है, अच्छा ये बेसिकली पूरा ट्रेंड है जो ईवी पेनिट्रेशन का। अभी अगर आपने देखा होगा तो वी आर अर्ली अडॉप्शन फेज में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्ली मेजोरिटी होगा जब यहाँ पे कुछ और ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे। FY 2025-26 के बाद क्या होगा, मास अडॉप्शन होगा जब हर कोई ईवी में आएगा। सो दिस इज ऑल दोज काइंड ऑफ द फेजेस विच आर गोइंग थ्रू। अभी क्या होता है, ये जो अर्ली अडॉप्शन और अर्ली मेजोरिटी वाला फेज होता है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन बहुत तेज़ी से होता है। इफ़ यू सी टाटा, महिंद्रा, ठीक है, एवरीबडी इज गोइंग इनटू ईवी, इवन TVS इज गोइंग इनटू ईवी, हीरो मोटोकॉर्प इज गोइंग इनटू ईवी, ठीक है। मारुति ने भी बोला कि हम लोग ईवीज पे अब काम करेंगे, जो कि ऑलरेडी काफ़ी टाइम तक उन्होंने मना किया था, बट उनका मेन प्रोडक्ट है CNG की गाड़ियाँ बनाना, ठीक है। तो आप देखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। आपने देखा होगा टाटा नेक्सॉन कैसी आई थी, और जो टाटा की अभी नई गाड़ी आई है, या फिर स्कॉर्पियो जो नई वाली आई है ईवी बेस्ड, उसमें कितना चेंज आ गया। सो अंडरस्टैंड, टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन इज वेरी फास्ट, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ क्या है, इन बड़े बड़े ग्रुप्स को पैसा भी बहुत मिला है, ठीक है। किसी ना किसी स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ डील करी है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंटली क्या है, दे ऑलरेडी हैव मनी पावर, महिंद्रा एंड टाटाज, ठीक है। नाउ दे गॉट मोर मनी पावर फ्रॉम अदर इन्वेस्टर्स ऑल्सो। दे हैव द कैपेसिटी टू गेट द डेट, दे हैव द कैपेसिटी फॉर द रिसोर्सेज, एम्प्लॉयज एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो बेसिकली इनका कॉम्पिटिशन उनके साथ है। अब मैं आपको एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ, आज भी मारुति का जो CNG वाला सेगमेंट है, ठीक है, CNG और ईवी की कॉस्ट में इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता, बट आप देखोगे तो उसका 7 लाख रुपए से सेगमेंट स्टार्ट हो जाता है CNG कार्स का, ठीक है, 7 लाख रुपीज़ कॉस्ट से। तो मारुति इज़ अ ग्रेट कॉम्पिटिटर फॉर देम, ठीक है। सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मारुति है, और मारुति का आपको पता है, ही इज़ द कंपनी इज़ द लीडर, और उसका जो वैल्यू चेन है, उसका जो बेसिकली रीच है, इट इज़ हाईएस्ट, ठीक है। तो अभी भी एक बहुत जो इसके लिए जेंसॉल के लिए एक ईवी मैन्युफैक्चरिंग, ईवी एज अ कार बिजनेस, इट्स अ वेरी वेरी एट अ नेसेंट स्टेज, बहुत अर्ली स्टेज है, ठीक है। इनको पहले शोरूम्स खोलने पड़ेंगे, सप्लाई चेन डेवलप करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं कि आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते ही आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। इट विल टेक अराउंड 2 to 3 years टू बिकम द कंपनी दैट प्रॉफिटेबल बिजनेस, ठीक है। तो अंडरस्टैंड, देयर विल बी अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड लॉट ऑफ चेंजेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अगर मान लीजिए कल को टाटा ने ये सोच लिया कि हम लोग ईवी इस सेगमेंट को भी टैप कर लेंगे, टाटा के लिए तो इट्स जस्ट अ नॉर्मल बिजनेस, एक अनदर सेगमेंट और क्रिएट करना है। तो अगर उनने कर लिया तो फिर अनदर कंपटीशन रिस्क। सो इट हैज़ अ ह्यूज कंपटीशन रिस्क एंड ह्यूज रिलेटेड पार्टी रिस्क। अभी तक अपन ने 2 रिस्क की बात करी, ठीक है। फिर यहाँ पे जो इनका ब्रांड कार्गो वाला बिजनेस है, मतलब बेसिकली क्या है, 2 तरह की गाड़ियाँ बनाएंगे, एक तो 3 व्हीलर्स बनाएंगे, एक 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल बनाएंगे, और एक जो है ये 3 व्हीलर कार्गो व्हीकल्स बनाएंगे, ठीक है, जिसमें आप सामान वगैरह रख सकते हो, जो अपने टेम्पू वगैरह होते हैं ना, उस तरह के। तो उसका भी एक अच्छा खासा बेसिकली यहाँ पे ग्रोथ देखने को एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। देन अगर अपन देखें तो इनकी कुछ गाड़ियों के अभी तक इनने रिसेंट में डिज़ाइन वगैरह निकाले हैं, तो यू कैन सी दैट जैन 2023 से डिलीवरीज वगैरह स्टार्ट करेंगे ये लोग। एंड यूज़ के सिनेरियो इन्होंने बताया कि किस तरह के व्हीकल्स को कौन कौन सी कंपनीज को ये लोग बेच सकते हैं, ठीक है। ब्रांड कार्गो जो एक्स कार्गो जो कार्गो ईवी आएगा, वो बेसिकली क्या होगा, जो आपकी डिलीवरी वाली कंपनीज है वो खरीदेंगी, ठीक है। अभी इनका जो प्रपोज लोकेशन है वो कहाँ पे, तो बेसिकली दे आर प्रपोजिंग फॉर द प्लांट इन द पुणे, ठीक है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया, ठीक है, तो वहाँ पे है।
उसके बाद अगर अपन देखें कॉम्पिटिटिव बेंचमार्क जो कंपनी ने किया है, अब मैं एक और चीज़ बोलता हूँ कि अभी ओला ने भी थोड़े टाइम पहले ना ईवी कार बनाने का बेसिकली बिजनेस सोचा था, ठीक है। दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड प्लानिंग फॉर देम। सो आप समझ रहे हो ना, मतलब अभी ओला एकदम से घुस गया, उसके पास तो ऑलरेडी फंड और मैनेजमेंट और सब चीज़ों की किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। सो लॉट ऑफ पीपल विल बी एंटरिंग दिस स्पेस, ठीक है। बहुत सारे लोग, नए लोग भी आ रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा रतन इंडिया की एक कंपनी है रिवोल्ट मोटर्स, उनने इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाना स्टार्ट किया है, जो कि कोई पहले उसका कुछ भी लेना देना नहीं था पूरे ऑटोमोबाइल में। सो लॉट ऑफ न्यू प्लेयर्स आर एंटरिंग दिस स्पेस जस्ट लाइक जेंसॉल, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो बेसिकली कंपटीशन है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने अपना कंपटीशन वगैरह बताया, विच आई वोंट टॉक अबाउट इट, मॉडल वाइज कंपटीशन है, बट ठीक है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो अपकमिंग मॉडल है इनका इस रेंज में 6 लाख से कम में ईवी के अंदर तो कोई नहीं है, ठीक है। बट मैंने आपको बताया सीएनजी के अंदर है, ठीक है। तो सीएनजी के अंदर तो ऑब्वियसली मारुति है। एंड देन देयर इज अ ओवरऑल यहाँ पे जो इनका ये जो कार्गो वाला व्हीकल है उसके अंदर भी एक सेगमेंट है बेसिकली मिड रेंज में हाई पेलोड वाला जो व्हीकल है, 1 टन 700 kg से 1000 kg के रेंज का, वो बेसिकली अभी भी यहाँ पे अनटैप्ड है, ठीक है। तो दिस इज अनदर थिंग। बट क्या है, मैंने वापस बोला ना, कोई भी एग्जिस्टिंग प्लेयर वापस इस प्रोडक्ट को बना सकता है, ठीक है। सो द मोट इज नॉट देयर इंपॉर्टेंटली। फिर यहाँ पे जो वो सारी चीज़ें हैं, टीसीओ का सेविंग्स वगैरह उसका कैलकुलेशन वगैरह बताया गया, सो यू कैन जस्ट थिंक ओवर इट, ठीक है। आई विल नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कि वो कि कितना ईवी में आपको फ़ायदा होगा, वो कंपनी ने ऑलरेडी बता दिया है। बट द मोर इम्पॉर्टेंटली सिंस दिस स्पेस इज लॉट ऑफ गेटिंग इवोल्यूशन, और पहले क्या होगा, अभी आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है, ठीक है। तो मोस्टली सबसे पहले हाई अडॉप्शन जो चांसेज है वो किसके होंगे, सीएनजी गाड़ियों के होंगे, ठीक है, बिकॉज उसके लिए अपने पास गैस स्टेशन भी अवेलेबल है। सो these are lot of basically fight and competition है between CNG cars versus EV cars। फिर यहाँ पे कंपनी ने अपने कुछ ईपीसी प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ डिटेल दिए, कुछ फोटोज़ वगैरह डाली है, यू कैन जस्ट सी दैट, ठीक है। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। देन अगर आप देखें तो इनका भी बिजनेस किस तरीके से काम कर रहा है, तो मेन आज की तारीख में कहाँ से पैसा आ रहा है, अगर आप देखोगे तो 61 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू इनको सोलर ईपीसी बिजनेस से आया है, ठीक है। वहीं पे कंपैरेटिवली ईवी लीज का बिजनेस जो है वो बहुत कम है, ठीक है। और वहीं पे FY22 का देखोगे तो 158 करोड़ का है, और सोलर ईवी लीजिंग का जो बिजनेस ईवी लीजिंग का बिजनेस है वो 5 करोड़ जी है। तो मेन बिजनेस अभी भी सोलर ये वाला है, ये बिजनेस नया है, ठीक है। अच्छा, इबिटा मार्जिन अभी अगर आप देखोगे तो 15% इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। अच्छा, ईवी लीजिंग के अंदर जो कंपनी बोल रहा है कि FY25 तक इसका जो मार्जिन होगा 64% हो जाएगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की तारीख में ये इस बिजनेस के अंदर जो मार्जिन है लगभग 15 to 20% के आसपास बैठ रहा है, ठीक है। और ये वाला जो बिजनेस है ईवी मैन्युफैक्चरिंग वाला, इसके अंदर तो देखिए कंपनी ने कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया शुरू में। अभी अगर आप देखोगे ना, मैंने आपको बोला ना कि 2-3 साल तो लॉस में रहेगा, तो कंपनी 13% का मार्जिन एक्सपेक्ट कर रही है बाय FY25, ठीक है। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। और किस तरीके से बाद में आप देखोगे तो FY25 तक अगर कंपनी का प्लान सही रहा तो किस तरीके से किस बिजनेस की कितनी ग्रोथ होगी, यू कैन जस्ट सी, ठीक है। आने वाले समय में जितना आज सोलर बेसिकली सोलर ईवी बिजनेस विल बी इक्वल टू ईवी लीज प्लस प्रोजेक्ट जो इनका है जो अपना ईवी वाला प्लस जो लीज वाला बिजनेस है, ठीक है, कार प्लस लीज वाला बिजनेस। सो ये उनका ग्रोथ है इबिटा का, सो दे हैव जस्ट प्रोजेक्टेड दैट, ठीक है। सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट वन। कुछ इनने माइलस्टोन सेट किए हैं FY23 के लिए, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड कंपनी ने एक और चीज़ बोला है कि जो अभी तक इनका डेट है 250 करोड़ का डेट है, इनने ऑलरेडी अभी 150 करोड़ एक प्रेफरेंशियल इशू किया है, जिसमें काफ़ी नोन इन्वेस्टर्स है, जिसमें से कश्मीर ग्रोवर है, एक वेरिएंट ऑर्गेनिक्स के प्रमोटर है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों से उन्होंने पैसा उठाया, लगभग 1100 रुपये के आसपास कुछ भाव था, ठीक है। तो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड नो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो मेरे को कुछ अब रिस्क आपको बतानी है ऑलरेडी जो मेरे को पता है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप इनकी बैलेंस शीट देखते हो तो इनकी बैलेंस शीट में भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। ऑलरेडी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ज़्यादा हैं, तो इनकी बैलेंस शीट आपको थोड़ी अजीब भी दिखेगी। अगर आप देखोगे तो जैसे अभी इनकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है 31 मार्च 2022 की, ठीक है। तो इनके पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो मेन इनका असेट रेवेन्यू जनरेटिंग होता है, वो लगभग अगर आप देखोगे तो 55 करोड़ रुपीज़ का है, ठीक है, 55 करोड़ रुपीज़ का है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाकी इनका पैसा कहाँ पे अटका हुआ है, अगर आप देखोगे तो इन्वेंट्रीज में इनका 60 करोड़ रुपीज़ अटका हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल में 35 करोड़ रुपीज़ अटका हुआ है, फिर इनने कुछ लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं और अदर करंट एसेट्स है, ठीक है। तो ये सारा पैसा इधर अटका हुआ है, तो थोड़ा बैलेंस शीट अगर आप देखोगे ढंग से तो आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगेगा। सिमिलरली
बोरिंग्स में भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर आप देखोगे इनकी बोरिंग काफ़ी बढ़ गई है, लॉन्ग टर्म बोरिंग भी कंपनी की बढ़ गई है। सो द ओवरऑल चेंजेस इन द फिनेंशियल्स आर अफेक्टिंग। ठीक है, तो फिनेंशियल्स में कुछ खास चेंजेस नहीं है, मतलब कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंटली जो इनका रेवेन्यू वगैरह है, पैट वगैरह, वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ है। जनरली जो लोग एनालाइज करते हैं वो हमेशा रेवेन्यू पैट देखते हैं, बिटा मार्जिन देखते हैं और वो ग्रोथ देखते हैं, खुश हो जाते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि कंपनी अपना प्रॉफिट भी यहाँ पे कैश में नहीं जनरेट कर पा रही है। अगर आप देखोगे 31 मार्च 2022 को जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ था लगभग 11 करोड़ रुपीज़ का हुआ था। वहीं पे अगर कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखोगे फॉर FY 22 तो वो नेगेटिव है 14 करोड़ का। तो कंपनी अपना कैश जो बेसिकली प्रॉफिट है उसको भी कैश में नहीं ला पा रही है। ठीक है, नेगेटिव कैश फ्लो है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर आप फ्री कैश फ्लो की बात करोगे तो वो और ज़्यादा नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है, उसमें तो कैपेक्स वगैरह भी आ जाता है। तो कंपनी लगातार डेट भी ले रही है। अगर आप देखोगे तो सिंपल है कैसे बिजनेस को समझने का ना, देखो कैसे इनने फंड किया। यहाँ पे 14 करोड़ का नेगेटिव था, थोड़ा बहुत इनने क्या किया, 52 करोड़ का तो बेसिकली इनने इधर से ले लिया, क्या बोलते हैं अपना, इनको 52 करोड़ रुपीज़ लगाने थे प्लस यहाँ पे 14 करोड़। 52 करोड़ का इनका क्या है, कैपेक्स है, 14 करोड़ का इनका नेगेटिव कैश फ्लो हो गया। तो इनको लगभग लगभग कितना पैसा चाहिए था, अगर आप देखोगे तो लगभग 60-70 करोड़ रुपीज़ चाहिए था। इनने कहाँ से लेके आया, अगर आप देखोगे तो इस तरीके से लेके आया, ये 66 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे इस तरीके से इनको पैसा इनको मिला है। ठीक है, तो ये आप समझेंगे तो बेसिकली इनने लोन लेके अपने बिजनेस को चलाया है। ठीक है, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। कंपनी का सही तरीके से काम करने के लिए एक बेसिकली कैश फ्लो बहुत पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने आपको बताया था बहुत सारी एंटिटीज़ इनकी रिलेटेड पार्टी है। ठीक है, तो वो अगर आप इनके इसमें देखोगे ना, मैंने इसका लास्ट ईयर का एनुअल रिपोर्ट देखा। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये इतनी सारी जो एंटिटीज़ हैं इनकी, ये बेसिकली रिलेटेड पार्टीज़ है, जिसमें से एक गैंसॉल कंसल्टेंट्स को छोड़ देते हैं तो ये कंसल्टेंट्स भी इनकी रिलेटेड पार्टी है, जो बेसिकली है ना इनके उसके अंदर नहीं आती है। ठीक है, तो बहुत सारी रिलेटेड पार्टीज़ हैं जिसके साथ ये लोग बिजनेस करते हैं, द बिजनेस इज़ वेरी ह्यूज। ठीक है, सो काफ़ी ज़्यादा इनकी डिपेंडेंसी है अदर बिजनेसेस पे। ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स रहते हैं। ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंटली अगर अपन देखें तो वैल्यूएशंस भी काफ़ी हाई है, 132 का पी है। ठीक है, इबिट टू इबिटा अगर आप देखते हो तो लगभग लगभग 73 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन है। प्राइस टू बुक रेशो भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है, 31 का। ठीक है, एंड बाकी जो अगर आप रेशो देखोगे ROC ROE वो भी ठीक ठाक दिख रहे हैं, 22-23% के आसपास है। ठीक है, बट ऑब्वियसली वैल्यूएशंस काफ़ी हाई है। डेट टू इक्विटी 1.77 का, ये आने वाले समय में और बढ़ जाएगा बिकॉज कंपनी को लगातार डेट लेना पड़ेगा। ठीक है, कैश साइकिल अगर आप देखते हो कंपनी का तो 223 डेज है। सो बेसिकली इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू कन्वर्ट द कैश इनटू, बेसिकली सेल्स को कैश में कन्वर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वर्किंग कैपिटल वगैरह भी ज़्यादा है। अगर आप देखोगे तो बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू लगभग 42 रुपये इसका पर शेयर वैल्यू है। मतलब सारी एसेट्स को अगर डिवाइड कर देते पर नंबर ऑफ शेयर से, तो जो नेटवर्थ आता है पर शेयर तो 42 रुपीज़ है। बट आज जो शेयर है वो लगभग 1300 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है। ऑलरेडी एक स्टीप रनअप देखने को मिला है इसके लास्ट एक साल की प्राइस में। ठीक है, दो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा बताना चाहूँगा, प्रमोटर क्या कर रहे हैं। प्रमोटर्स लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। दिसंबर 19 से लेके अभी तक लगभग लगभग उन्होंने कुछ 1% स्टेक काइंड ऑफ ऐड किया है। इवन रिसेंटली जो अभी जो प्रेफरेंशियल इशू हुआ था उसमें भी प्रमोटर्स ने थोड़ा बहुत स्टेक खरीदा था। लगभग 1 लाख के शेयर्स उन लोगों ने खरीदे थे, लगभग 50% ऑफ द इशू साइज उनने लगभग सब्सक्राइब किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब अगर कोई ये पूछता है कि इसमें पैसा लगाना चाहिए क्या, तो आई वुड से नो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक SME स्टॉक है। ठीक है, तो इसको खरीदने के लिए आपको मिनिमम क्वांटिटी यहाँ पे स्पेसिफाइड होता है BSE SME के अंदर, वो है 550 कुछ क्वांटिटी है। सो अगर आप इसमें पैसा लगाएंगे तो एक बार में आपको एक ट्रांजेक्शन में मिनिमम 7 लाख रुपए लग जाएंगे। ठीक है, सो इट्स अ रिस्की बैट ऑब्वियसली। ठीक है, और अभी वैल्यूएशंस भी जस्टिफाइड नहीं है। बट या किसी का हाई रिस्क हाई एपेटाइट वाला गेम है, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स खेलना है, तो डेफिनेटली यू कैन लुक इनटू दैट कंपनी कंसिडरिंग। एक और चीज़ मैं बोलता हूँ कि मैं इस बार क्यों बोल रहा हूँ कि इवन आफ्टर रिलेटेड पार्टी रिस्क, कंपटीशन रिस्क, देखिए कभी भी एक ग्रोइंग कंपनी में जब आप पैसा लगाते हैं और एक छोटी कंपनी में लगाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, काइंड ऑफ फाइनेंशियल भी इतना वीक ही कोई खास नहीं होगा। ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन भी रहेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज भी रहेंगे। ठीक है, वो सब आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इग्नोर करना पड़ेगा, या फिर यू शुड फाइंड समथिंग अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू इन्वेस्ट। ठीक है, पर्सनली आई डोंट लाइक इन्वेस्टिंग इन SME स्टॉक। ठीक है, बट सिंस somebody has requested me to analyze this company, so I am doing this
ठीक है। सो जस्ट मैंने आपको पूरा इंसाइट दे दिया है। अभी क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन आना बाकी है। सो लॉट ऑफ चेंजेस विल बी गोइंग टू टेक प्लेस इन दिस थिंग। ठीक है, इनके खुद के बिजनेस में भी और चेंजेस देखने को मिलेंगे। द कंपनी में चेंज इट्स प्लान्स ऑल्सो। ठीक है, तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा एक वोलेटाइल बिजनेस है जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड वी विल हियर लॉट ऑफ फ्रॉम द मैनेजमेंट कि आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट जेंसॉल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसका पीयर कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो एसडब्ल्यू सोलर से कर सकते हो। उसका वैल्यूएशन तो बहुत कम है, उसका पी रेशो भी बहुत कम है। ठीक है, बट इट्स अ डिफरेंट टेरिटरी। वो एक पूरा बहुत बड़ा कंपनी है जिसको रिलायंस ने एक्वायर कर लिया है। ठीक है, तो वो है। तो एक और बात होती है कि अभी रिलायंस और अडानी क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बहुत सारा काम वो इनहाउस कर रहे हैं। ठीक है, तो रिलायंस ने जैसे इसको एसडब्ल्यू सोलर को खरीद लिया, तो अब क्या होगा, इनके लिए भी एक डेफिनेटली रिस्क है कि जहाँ रिलायंस और अडानी आ गए हैं तो फिर ये इनका ईपीसी का बिजनेस कैसे चलाएंगे। ठीक है, सो देर ऑलवेज नो बेसिकली स्मॉल कंपनी फाइटिंग फ्रॉम लार्ज कॉम्पिटिटर्स। सो दिस इज द बिग रिस्क देन अदर थिंग्स। So that's all from my side on Gensol Engineering. If you like this video, probably आज हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है। प्रमोटर क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, बिजनेस क्या है, बिजनेस में रिस्क क्या है, अपॉर्चुनिटी साइज क्या है, कंपटीशन क्या है, पीयर्स कौन कौन है। ठीक है, किस तरीके से कंपनी ने क्या क्या किया है, फिनेंशियल्स कैसे हैं, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।